हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईई पेजेस सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेईई सीरीज में कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर विच इज मैथमेटिकल रीजनिंग। इस चैप्टर से जेईई मेंस में आपको एक क्वेश्चन मिलता है डेफिनेटली। तो बस आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, सारे लॉज को समझना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो आपका जेईई मेंस में ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो ही जाएगा। आर यू रेडी? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैथमेटिकल रीजनिंग के इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा जो दिखने वाला है वो है टर्म स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं आखिर होता क्या है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको हम आइदर ट्रू बोल सकते हैं हमेशा, या फिर वो हमेशा फॉल्स हो, तो इस तरह के है ना सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर वो कभी ट्रू कभी फॉल्स हो गया तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पी क्यू आर इस तरीके से टर्म यूज कर लेते हैं। कैपिटल पी भी कैपिटल क्यू इस तरीके के भी हम यूज करते हैं। तो देखने की कोशिश करते हैं कि इन सब में से मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट कौन कौन सी है। ठीक है, प्लीज गिव मी सम फूड। ठीक है, प्लीज गिव मी फूड मीन्स यहां पर कुछ रिक्वेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, प्लीज दे दो ना। और या फिर अगर ऐसा भी होता कि गिव मी सम फूड, है ना, तो वहां पर एक कमांड करने की बात हो रही होती। तो इस तरीके के केस में जब भी आपके पास रिक्वेस्ट हो, है ना, सेंटेंस में या फिर कमांड हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली। ठीक है, तो एक एक्सक्लेमेशन है ना, वंडर है। तो एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब भी आपको दिखे तो वो भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। आर यू गोइंग टू बैंगलोर, तो इस सेंटेंस में आपको इंटेरोगेशन दिख रहा है ना, इंटेरोगेटिव है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट मीन्स ये भी हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका आंसर कभी यस हो सकता है, कभी नो हो सकता है, कुछ सर्टेन नहीं है। क्लियर हो रही है बात? टुडे इज संडे, तो यहां पर जो टाइम है ना, ये भी अनसर्टेनिटी के कारण होता है। मान लो आज तो मंडे है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। जिस दिन संडे होगा ये ट्रू हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सली है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको भी हम बोल देंगे क्या, कि भाई जब भी टाइम इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि टाइम तो चेंज होते रहता है, डे टाइम मतलब डे वीक, है ना, ये सब चेंज होते रहता है, तो इसीलिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, वो तो हमेशा सर्टेन है, उसमें कोई है ना गलत बात नहीं है, तो वो तो स्टेटमेंट होगा। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? देखो, कोई भी अगर स्क्वायर हम ले लें, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस होता है कि भाई रेक्टेंगल में जो साइड्स है वो डिफरेंट होगी, है ना, एक साइड ए है तो दूसरी साइड बी होगी। सपोज यहां पर चारों की चारों साइड ए ही होगी। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो सेंटेंस है वो ऑलवेज ट्रू है, इसको हम बोल सकते हैं। और जब भी ऑलवेज ट्रू है तो उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। और क्या बोलेंगे भाई, ट्रू स्टेटमेंट है, या फिर सिंपली टी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। 4 इज ग्रेटर देन 10, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये फॉल्स ट्रू कभी हो सकता है, कभी नहीं? देखो सोच के, भाई हमें पता है कि जो 4 है वो तो लेस देन 10 होता है, लेकिन हमें यह भी पता है कि हमेशा ही होगा। दैट मीन्स ये हमेशा फॉल्स होगा। तो जब भी हमेशा ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स की बात आती है तो उसको हम बोल देंगे स्टेटमेंट है। और कैसे स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी हमने स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा। अभी हम सीखेंगे नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, कि कैसे हम, अगर ये लिखा हुआ है एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, तो इसका नेगेशन कैसे लिखेंगे? एवरी स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो वो सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास नेगेशन करने के 3 तरीके हैं, या और भी तरीके आप यूज कर सकते हो। एक तो जनरली है, इट इज नॉट द केस दैट। सपोज हमने बोला कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एक स्टेटमेंट, ठीक है, तो किसी ने बोल दिया नेगेशन आके कि भाई इट इज नॉट द केस दैट, और जो भी मेरी स्टेटमेंट थी उसी को बोल दिया। ठीक है, ये सिंपल सा केस है। ये भी बोल सकते हैं इट इज फॉल्स दैट, तो ये भी गलत ही बोल रहे हैं ना कि इट इज फॉल्स, ये तो गलत है। दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। या फिर दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि पी और क्यू, है ना,
बाय इंसर्टिंग नोट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ये बोल दें कि एवरी स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल, दैट मीन्स वो भी नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम ट्रूथ टेबल सीखने की कोशिश करते हैं। ट्रूथ टेबल से ही हम इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व करेंगे। और भी मेथड हम यूज करेंगे जैसे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, और फिर हमारे पास वेन डायग्राम्स की हेल्प से भी हम जो सेट चैप्टर में सीखते हैं उनकी हेल्प से भी हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अभी ट्रूथ टेबल के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं और किस तरीके से हम उसको देखते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो P एक स्टेटमेंट है सपोज, ठीक है, और उसका अगर नेगेशन आपको चाहिए, नेगेशन, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। लैपटॉप में कीबोर्ड में आपको दिख जाएगा, ये सिंपल सा सिंबल है, ठीक है। अगर इसको 2 बार लगा दिया जाए तो लगभग है ना अप्रोक्सीमेट वाला साइन बन जाएगा, लेकिन सिंगल अगर लगाएंगे तो वो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, ठीक है, उसका नेगेटिव सेंस। तो यहां पर अगर हमारे पास P है कोई भी स्टेटमेंट, तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी पॉसिबिलिटी लिखते हैं, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, ठीक है, T से रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है। क्लियर हो रही है बात। और कितने केसेस बनेंगे ये, तो जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो हम पावर में लिखते हैं n की जगह और बेस में रखते हैं 2, ठीक है। तो इतने ही नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। तो यहां पर देखो P मींस एक ही स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, एक ही स्टेटमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आगे हम ज्यादा स्टेटमेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है उतने ही हम n की जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स 2 की पावर 1, तो यहाँ पर जो केस आएंगे वो 2 आएंगे, दिख भी रहा है ट्रू या फॉल्स ही होगा, ठीक है। देखेंगे इस चीज को और भी देखेंगे जब 2 स्टेटमेंट्स को करेंगे, और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेगेशन ऑफ P, तो जब भी स्टेटमेंट P ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, हम नेगेशन कर रहे हैं मीन्स उसका नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, दैट मीन्स ये फेल हो जाएगा, है ना, फॉल्स हो जाएगा। तो जब भी ये P ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स होगा, है ना, इसको नोट P भी बोलते हैं, नोट P सिंपल में। और जब भी ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो नेगेशन ऑफ P या नोट P पे भी हमने नोट लगा दिया एक, ठीक है। तो अब इस नोट P का हम नोट ले रहे हैं, दैट मीन्स इसका अपोजिट लिखेंगे, फॉल्स जब ये होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू जब होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो जो P स्टेटमेंट है वही हमारा नोट P ऑफ नोट, है ना, नोट ऑफ नोट P आ गया है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रू है, ठीक है। और इसको हम देखेंगे भी एक अलजेब्रा ऑफ लॉ में देखेंगे, ठीक है। तो यहां से आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और सीखते हैं कि यहाँ तो हमने एक ही स्टेटमेंट को यूज किया, लेकिन अगर बहुत सारी स्टेटमेंट्स लाइक 2-3 स्टेटमेंट्स है एक ही सेंटेंस में, तो उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो इतना आसान तो नहीं होगा जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, तो यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है एक क्वेश्चन। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा कि जहां पर हम 2-3 स्टेटमेंट्स को डील कर रहे होते हैं, और जब भी हम 2-3 स्टेटमेंट्स को डील करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ तो कनेक्टर चाहिए ना। जैसे हम अगर बोल दें आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू बैंगलोर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वहां पर एंड और इस तरीके के कनेक्टिव्स हम यूज करते हैं। तो जो कनेक्टिव्स हम यूज कर रहे हैं एंड और, ठीक है, तो उन्हीं की हेल्प से हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। और जिनके बीच में कनेक्टिव यूज हो रहा है उनको क्या बोलेंगे हम, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है भाई, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को अगर हम कनेक्टिव्स की हेल्प से लिखते हैं तो उसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। बोला गया ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स के बारे में बात हो रही है अल्टीमेटली, तो ये तो हमेशा ट्रू या हमेशा फॉल्स ही होगा, ठीक है। अब देखो ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल, ठीक है, जो भी होगा, लेकिन ये अलग अलग स्टेटमेंट से ये आप फील कर पा रहे हो कि अगर मैं इसको नाम दे दूं P, ठीक है, और इसको नाम दे दो Q, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, तो ये 2 स्टेटमेंट है अलग अलग, और उसको हमने एंड की हेल्प से, है ना, कनेक्टिव की हेल्प से कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया है। तो अलग अलग जो स्टेटमेंट्स है P और Q, ठीक है, उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। और बाद में देखेंगे कि इन पे कैसे कैसे ऑपरेशंस करे जाते हैं। क्वेश्चंस में भी कुछ डायरेक्टली स्टेटमेंट्स दी जाती है और फिर वहां पर, है ना, आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट को डिकोड करना होता है, ठीक है। तो वो सब हम जेईई के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अब बात करते हैं हम, है ना, ऑपरेटिव्स की।
तो सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा है? एंड, ठीक है। तो जैसे आपके पास जब इंटरसेक्शन लेते हैं सेट वाले चैप्टर में तो क्या करते हो, ठीक है, तो वहां पर आप कॉमन लेते हो। जैसे अगर ये हैं दो सेट्स हैं, ठीक है, और इनका अगर आपको मान लो ये P है और इनका इंटरसेक्शन लेना है Q के साथ, तो ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन में P भी ट्रू है, मींस P के भी कुछ ना कुछ है ना एलिमेंट्स है और Q के भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहां पर भी जो हम मैथमेटिकल रीजनिंग में एंड ऑपरेटर सीखते हैं उसका भी लगभग सेम सेंस होता है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो इंटरसेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, उल्टा ही हो। और जो ये एंड है ये क्या हो गया, सिंपली ऐसे, है ना, टोपी के तरीके से, हैट, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को आप अच्छे से समझ लो किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं ट्रूथ टेबल में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी ये कंपोनेंट्स है, जो भी ये ऑपरेशंस है, ऑपरेटर्स है, ठीक है, सभी का यूज होगा। तो अच्छे से सीखते चलो, है ना। दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू इफ P एंड Q आर ट्रू, ठीक है। तो यहां पर देखो P एंड Q ये कब ट्रू होगा, जब दोनों के दोनों ट्रू हो, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने बताया था कि भाई जब आपको ट्रूथ टेबल बनानी है P और Q यहां पर दो स्टेटमेंट्स को यूज करके बना रहे हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 2 हम यूज करेंगे यहां पर, याद है कि नहीं? हमने बताया था कि 2 की पावर n यूज करना है, दैट मीन्स n यहाँ पर 2 हो गया क्योंकि हम P और Q दो को यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम 4, है ना, 4 पॉसिबिलिटीज के साथ चलेंगे, 4 रोज बनाएंगे, है ना, ट्रू फॉल्स की। तो कैसे बनाते हैं ताकि सारे के सारे, है ना, सारे के सारे वेज हम यहां पर यूज कर सके। तो पहले लिख लो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। जब हम 2 की पावर 3 मीन्स 3 स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे होंगे तो तब क्या करेंगे, पहले में लिख लो 4 ट्रू 4 फॉल्स, सेकंड वाले में लिख लो 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू, है ना, 2 फॉल्स, और लास्ट में जो सपोज आर स्टेटमेंट है तो उसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरीके से लिख लो तो आपके सारे केसेस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है। P एंड Q अगर इसकी वैल्यू आपको जाननी है तो क्या बताया कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा, ठीक है, जब दोनों के दोनों ट्रू हो। तो ये भी ट्रू ये भी ट्रू, दैट मीन्स आप इससे भी इमेजिन करो कि ये दोनों के दोनों, है ना, इस रीजन में लाई कर रहे होंगे, ट्रू है, दैट मीन्स हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा आंसर, ठीक है, P एंड Q का। अब ट्रू और एक फॉल्स है, इसका क्या मतलब है कि भाई मान लो ये अगर P है और ये Q है ना, सेट से कनेक्टिंग आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा कनेक्शन बनाना होगा माइंड में, ठीक है। P ट्रू कहां पर है भाई, इस वाले पूरे रीजन में है, ठीक है, और जो Q है ये क्या है, फॉल्स है, मीन्स इसके बाहर है ये, ठीक है। तो जब P एंड Q इस वाले पोर्शन में तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम कि ये फॉल्स हो जाएगा, और यहां पर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, एंड है, ठीक है, इसमें कोई लीनियंसी नहीं है। तो यहां पर दोनों ही ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, एक और इसी का छोटा भाई है, ये तो P एंड Q है। अब हम बात करते हैं और स्टेटमेंट की, विच इज P और Q, या तो P हो जाए या Q हो जाए, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे देखते हैं कि भाई ये तभी ट्रू हो जाएगा जब एटलीस्ट, है ना, एक तो कम से कम हो P या Q में से ट्रू, ठीक है। तो मान लो P ये है, T है ना, Q ये है, तो अगर P और Q हमें निकालना है कि क्या होगा ट्रूथ टेबल में, तो या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों ही ट्रू है, अच्छी बात है भाई, दोनों ही ट्रू हो गए, ठीक है। और वाला इट इज लाइक जैसे आप लिखते हो P यूनियन Q, ऐसे लिखते हो ना सेट में, और इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनता है। मान लो ये P है ये Q है, तो पूरा का पूरा पोर्शन आप कवर कर देते हो, है कि नहीं, सेट वाले चैप्टर में। तो या तो भाई P के अंदर हो वो एलिमेंट या फिर Q के अंदर हो, है ना, तो दोनों ही और वाले केस में हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना, मीन्स इसी पोर्शन में लाई करेगा। अब यहां पर देखो ये यूनियन से कितना मिलता जुलता है कि नहीं, ये सिंपल V की तरीके से है ना, जैसे पहले टोपी बना था ये उल्टा टोपी है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों ही ट्रू है तो अच्छी बात है, ये ट्रू है या फॉल्स है कोई बात नहीं, लीनियंसी है, कोई एक भी ट्रू हो गया ठीक है, और वाले में ये आ जाएगा ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू, अच्छी बात है ना, ट्रू ही रहेगा। ये फॉल्स ये भी फॉल्स, ये नहीं चलेगा, ठीक है, दोनों ही फॉल्स हो गए, मीन्स
ना तो इसमें ही लाई कर रहा है इस पोर्शन में, ना ही इस पोर्शन में, नहीं भाई ये नहीं चलेगा, तो इसको बोल देंगे हम फॉल्स। क्लियर हो रही है बात? एंड में समझ में आया? एंड तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो, बाकी केस में फॉल्स, और ये तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स हो, बाकी केस में ट्रू। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो। ठीक है बच्चों, अब हम सीखेंगे इम्प्लीकेशन। इसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं P इम्प्लाई Q। ठीक है, और इसको लिखते कैसे स्टेटमेंट्स में या है ना सेंटेंसेस में, इफ P देन Q, है ना, अगर P हुआ देन Q होगा। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल आप देख लो, इफ यू ड्राइव एट मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर देन यू गेट अ फाइन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां पर है ना स्पीड लिमिट है कुछ, तो अगर आप तेज चलाओगे तो आपको फाइन तो लगेगा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसके दो कंपोनेंट्स हुए। ठीक है, एक तो ये हुआ P, बताया ना, इफ P देन, और ये हुआ Q। ठीक है, तो P स्टेटमेंट है यू ड्राइव एट मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर, Q स्टेटमेंट है यू गेट अ फाइन। ठीक है, सिंपल हो रही बात। तो इसको अगर हम ट्रुथ टेबल में देखें कि P इम्प्लाई Q, इसका हमारा ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, उसको हम एक डिस्कशन के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। सपोज है ना, एक बच्चे ने चलाई गाड़ी, है ना, तेज चलाई धीमी चलाई उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, हम तो सारे के सारे केसेस कवर करेंगे। फाइन लगा, फाइन नहीं लगा, फाइन लगा, फाइन नहीं लगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देन यू गेट अ फाइन, यू गेट अ फाइन, ट्रू है तो फाइन लगा, फॉल्स है तो फाइन नहीं लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी की सारी चीजें देखेंगे कि P इम्प्लाई Q काम कैसे करता है। मान लो वो बच्चा है ना अपने फ्रेंड को बता रहा है, ठीक है, कि भाई मैंने P स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, इफ यू ड्राइव एट मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर, तो बोल रहा है कि मैंने चलाई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, और Q ये भी ट्रू हो गई, मीन्स फाइन भी लग गया। ठीक है, तो उसका फ्रेंड बोलेगा ठीक है ना भाई, तुमने चलाई तो तुम्हें फाइन लग गया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, है ना, लॉजिकल है। तो यहां पर हम ट्रू स्टेटमेंट ही लिखेंगे। तो जब दोनों दोनों टी है तो ट्रू ही है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो चलाई तेज गाड़ी लेकिन फाइन नहीं लगा। ठीक है, किसी भी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा मुझे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि भाई आपने गाड़ी तो तेज चला ली लेकिन फाइन नहीं लगा, तो वो बोलेगा दूसरा फ्रेंड क्या क्या मजाक कर रहे हैं यार, है ना, अगर तू तेज गाड़ी चलाएगा तो फाइन तो डेफिनेटली लगेगा, तू झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। इस केस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई एग्जाम में, हम सीखेंगे, हम है ना डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो सोल्व होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर ट्रू है ये स्टेटमेंट, इफ P इज ट्रू और F फॉल्स हो गई, तो हमें यहां पर फॉल्स मिलने वाला है। ठीक है, अगर पहला ही फॉल्स हो गया, वो बोलता है कि भाई मैंने तेज ही नहीं चलाई है, ठीक है, और फिर भी फाइन लग गया है। ठीक है, फाइन लग गया, तेज नहीं चलाई, तो उसका फ्रेंड बोलेगा कि भाई ठीक है, अगर तुमने तेज नहीं चलाई तो किसी और कारण से फाइन लग गया होगा। ठीक है, कोई और भी तो रीजंस होंगे कि भाई DL नहीं है। ठीक है, मान लो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तेज चलाओ चाहे धीमे चलाओ पकड़ लेंगे मैं तो। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो फाइन लग सकता है ना किसी और कारण से। तो यहां पर जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसको भी देख लेते हैं एक बारी, कि भाई ये तो फॉल्स है, मीन्स गाड़ी तो नहीं चलाई और फाइन भी नहीं लगा, तो अच्छी बात है ना, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। गाड़ी नहीं चलाई तेज और फाइन भी नहीं लगा, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब ये ट्रू है और ये फॉल्स है ना, तो P इम्प्लाई Q उसी केस में फॉल्स होगा, अदरवाइज सभी केसेस में ट्रू होगा। ठीक है, तो जब इधर फॉल्स फॉल्स है उस केस में यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स हो, तब तो ये ट्रू है ही, जब दोनों ट्रू है तब तो ट्रू है ही, बस एक ही केस में फॉल्स है, विच इज ये ट्रू और ये फॉल्स। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना, है ना, एक ही केस में ये फॉल्स आता है। ठीक है, हम देखेंगे इसको क्वेश्चंस में। अब नेगेशन ऑफ P। ठीक है, जब हम अलजेब्रा यूज करते हैं, यहां पर तो हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस में अलजेब्रा है ना यूज करना होता है, तो वहां पर जो इम्प्लाई वाले ये साइन है ना, इम्प्लाई वाला ये बाई कंडीशनल हम आगे सीखेंगे, तो उसके कोई भी लॉज नहीं होते अलजेब्रा में एज सच। तो हम क्या करते हैं कि इसको भी हम इम्प्लाई के साइन को हम है ना अलजेब्रा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो हमने एंड और ऑपरेशन या नेगेशन वाला नोट P वाला सीखा था।
ठीक है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई जो ये P है ना इंप्लाई Q है, क्या वो नोट P और Q के इक्वल है, ठीक है। एक्चुअली में आप देखोगे ट्रूथ टेबल में सेम ही आने वाला है, इसलिए हम पहले से लिख दिया कि भाई ये इक्विवेलेंट है दोनों के दोनों, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंट है सच में। तो नोट P का मतलब क्या होगा, ये तो P हो गया, नोट P तो ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ये ट्रू है, ये भी फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू हो गया, और ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। नोट P लिखा है सिंपली। अब इस नोट P का हम और ऑपरेशन करेंगे Q के साथ, ठीक है। ये Q है, ये नोट P है, तो इन दोनों का अगर और लेना है तो और में अगर एक भी ट्रू हो गए तो है ना ओवरऑल स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये दोनों ही फॉल्स है, ये नहीं चलेगा भाई, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही ट्रू है तो सही है, और ये दोनों के दोनों है ना, सॉरी ये वाला ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये वाला P इंप्लाई Q TFTT और TFTT क्या ये दोनों सेम आ गए हैं, यस और नो, यस, दोनों के दोनों सेम आ गए हैं। तो जब भी हम P इंप्लाई Q देखेंगे और हमें वहां पर लग रहा है कि भाई इसको हम ट्रूथ टेबल से ना करके अलजेब्रा से करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आएगा, तो हमें क्या करना है, सिंपली उसकी जगह ये पुट कर देना है, ठीक है, ये वाला टर्म लिख देना है, और फिर वहां पर हम ऑपरेशंस लगा लेंगे कुछ ना कुछ। क्लियर है बात इतने। तो इसी के रिलेटेड है ना, इंप्लाई के रिलेटेड ही हम कुछ और स्टेटमेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं, विच आर कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स एंड कन्वर्स, ठीक है। तो कोई भी अगर स्टेटमेंट है ना P इंप्लाई Q, तो उसका अगर कॉन्ट्रापोजिटिव आपको लिखना है तो कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स और कन्वर्स तीनों के तीनों है ना सेम ही बात बोल रहे होते हैं, बस उनका डिग्री ऑफ जो स्ट्रेंथ होता है, मीन्स जो उनका बात कहने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। रीड करने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलना चाह रहे है ना। कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P इंप्लाई Q इज नोट Q इंप्लाई नोट P, है ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ अलग से नहीं है ना, बस इसको याद रखना है आपको, ठीक है, कि कॉन्ट्रापोजिटिव को हम कैसे लिखते हैं। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव ये हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा तो ये हो जाएगा। इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, कैसे पढ़ेंगे, इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो बोला गया है कि भाई P इंप्लाई Q, ठीक है, दैट मीन्स अगर तुमने गाड़ी तेज चलाई तो फाइन लगेगा, ठीक है, डेफिनेटली लगेगा। अब नोट Q का मतलब है कि फाइन नहीं लगेगा, ठीक है, तो गाड़ी तेज नहीं चलाई होगी। दैट मीन्स इसको कैसे रीड करेंगे कि भाई अगर फाइन नहीं लगा ना तो गाड़ी तेज नहीं चलाई होगी, ठीक है। और इनवर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इनवर्स ऑफ P इंप्लाई Q, दिस इज सिंपली नोट P इंप्लाई नोट Q। इसको कैसे पढ़ेंगे कि भाई अगर गाड़ी तेज नहीं चलाओगे तो फाइन नहीं लगेगा, ठीक है, वही तो सेम बात है, अगर गाड़ी तेज चलाओगे तो फाइन लगेगा, अगर गाड़ी तेज नहीं चलाओगे नोट P तो फाइन नहीं लगेगा, सेम ही बात हो रही है, ठीक है, बस नेगेशन में बात हो रही है थोड़ी सी। P इंप्लाई Q का अगर आपको कन्वर्स चाहिए तो उसको क्या लिखते हैं, सिंपली Q है ना इंप्लाई P, तो इसमें बस आपको चेंज कर देना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये सब ना बस याद रखो, ठीक है, कि अगर इनवर्स ऑफ P इंप्लाई Q लिखना है तो ऐसे लिखोगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं बाई कंडीशनल पे। तो बाई कंडीशनल का मीनिंग क्या है कि पहले अगर P इंप्लाई Q था, अब यहां पर दोनों साइड से है, ठीक है ना, बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड एरो लगा हुआ है, और इसको कैसे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। P तभी होगा ओनली एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ जब Q होगा। तो इसको अगर एग्जांपल से देखें तो टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, दो लाइंस पैरेलल तभी होगी कब, इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम स्लोप, ठीक है। तो आपको पता ही है अगर दो लाइंस का सेम स्लोप है तो वो लाइंस पैरेलल होगी, ठीक है, दोनों के दोनों कहीं मिलेगी नहीं। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, if they have the same slope, है ना, they have the same slope means line have the same slope if and only if two lines are parallel, ठीक है। तो इधर से भी इसको पढ़ सकते हैं और इधर से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें तो थोड़ा सा है ना एक कंडीशन थी कि भाई अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, ठीक है। इसमें दोनों के दोनों ही सेम सही बात है, ठीक है, सभी तभी वे सेम स्लोप की होगी, है ना, अगर वे सेम स्लोप की हैं तो टू लाइंस आर पैरेलल, और अगर ऐसे हैं तो ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, सिंपल है
कि भाई P इंप्लाई Q एंड Q इंप्लाई P, ठीक है। P Q को इंप्लाई कर रहा है एंड Q P को इंप्लाई कर रहा है, और इसको हम जो मैंने बताया था कि P इंप्लाई Q को हम कैसे लिखते हैं, नोट P है ना और Q, एंड का भी ऑपरेशन है एंड नोट Q और P, ठीक है। इतनी बात। तो इसको हम डिकोड करेंगे अगर हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है कि P बाय कंडीशनल Q अगर हमें लिखना है तो हम इस तरीके से उसको लिख लेंगे और फिर अलजेब्रिक है ना ऑपरेशंस लगा लेंगे। तो इसकी अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर भी हम 2 ही ऑपरेशंस कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 2, 4 रोज ही आएंगी है ना, 4 केसेस आएंगे, ट्रू फॉल्स इस तरीके से। और अगर P इंप्लाई Q हमें लिखना है और Q इंप्लाई P लिखना है, उसी की हेल्प से हम P बाई डायरेक्शनल Q लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है ना ट्रुथ टेबल में। तो यहां पर हमने बताया कि इसका मीनिंग है ये और इसका मीनिंग है ना, इसका ट्रुथ टेबल हमें ऑलरेडी पता है, हमने सीख लिया, और इसका भी ट्रुथ टेबल बनाना सीख लिया, ठीक है। तो P इंप्लाई Q ये कैसे लिखते थे हम, आपको याद होगा, देख लेते हैं। P इंप्लाई Q, P इंप्लाई Q तभी फॉल्स होगा जब दोनों है ना, ये ट्रू है ये फॉल्स है, अदरवाइज सारे केसेस में ट्रू होगा। TFTT तो बस लिख देते हैं है ना TFTT। और Q इंप्लाई P मतलब Q से भी है ना P इंप्लाई हो रहा है ना, इफ P देन Q वो वाली बात। तो P है ना Q इंप्लाई P, ये क्या इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, वो तभी बनेगा, ये तभी रॉन्ग होगा है ना, तभी फॉल्स होगा जब ये वाला ट्रू हो, Q ट्रू हो और P फॉल्स हो। तो ये वाला केस तो यही है, ठीक है। इस वाले केस में हमारे पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज सभी में ट्रू आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई ये फॉल्स है, बाकी सारे के सारे ट्रू है, ठीक है। दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा है ना, ये फॉल्स हो गया ये फॉल्स हो गया, जब Q ही फॉल्स हो गया तो P होता रहे ट्रू या फॉल्स उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, वे भी ट्रू ही होंगे, और फॉल्स सभी होगा जब ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, है ना, उल्टा लिख रहे हैं हम, ध्यान रखना। अब P बाय डायरेक्शनल Q क्या है कि भाई एंड लगाना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, यहां पर एंड भी सोच सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों का आपको एंड ऑपरेशन करके एक फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो T दोनों के दोनों ट्रू है तो सही है, FT तो ये तो फॉल्स हो जाएगा एंड ऑपरेशन से, ये हमारा ट्रू फॉल्स है तो ये भी है ना फॉल्स हो जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई P बाई डायरेक्शनल Q में जब दोनों के दोनों ट्रू हो तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, फाइनल रिजल्ट ट्रू, और अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तब भी ये ट्रू, ठीक है, अदरवाइज और केसेस में ये फॉल्स है, ठीक है। एक ट्रू हुआ एक फॉल्स हुआ या एक फॉल्स हुआ दूसरा ट्रू हुआ तो दोनों के दोनों है ना फॉल्स हो जाएंगे। ये वाला हमारा स्टेटमेंट है P और ये वाला स्टेटमेंट है हमारा Q, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसको भी ध्यान रखना, TFTT, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों के दोनों फॉल्स है, ये दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, और अगर डिफरेंट है तो दोनों है ना रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। क्लियर है इतनी बात। बच्चों कुछ लॉज सीख लेते हैं जो हम अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में यूज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो जो ये नेम है ना, नेम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट उनमें क्या हो रहा है उसको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अलजेब्रा में आप यही यूज करने वाले हो है ना जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो P और P दिस इज इक्विवेलेंट टू P, ठीक है। तो हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया है, 3 डंडे लगाए हैं, दिस इज इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसकी जगह हम सिंपली P लिख सकते हैं। और कैसे हम इसको चेक करेंगे, ट्रुथ टेबल से आप हर एक लॉ को चेक कर सकते हो फाइनली, लेकिन रियलाइज करने के लिए आपको है ना एग्जांपल देखने की जरूरत है बस थोड़ी सी। मान लो हमने बोल दिया कि P स्टेटमेंट है 5 इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 5 इज अ रियल नंबर और 5 इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सेम ही है, तो उसको हम P लिख सकते हैं, और जब हम P एंड P लिखते हैं तब भी हम फाइनली P लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ करके देख सकते हो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इससे पहले हम सीख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या है कि भाई अगर P और Q 2 स्टेटमेंट है अभी कम्यूटेटिव लॉ के लिए, और बीच में और है या है ना और है या एंड है, तो उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 2 + 3, इसको लिख सकते हैं ना 3 + 2,
ठीक है। तो उसी तरीके से ये लो यहां पर काम हो रहा है, या फिर हम लिख सकते हैं 2 × 3 = 3 × 2। ठीक है, ये वाला काम यहां पर कुछ हो रहा है जब मल्टीप्लाई का सेंस है, इंटरसेक्शन का सेंस है। ठीक है, वो सब तो छोड़ो, बट बात ये है कि 2 + 3 या 3 + 2 सेम ही रिजल्ट देंगे ना। और हम बोलते हैं कि भाई ये दोनों है ना, ये कम्यूटेटिव है। आपको याद है कि नहीं, रिजल्ट्स कम्यूटेटिव होते हैं। तो 2 में ऐड करो 3 या 3 में ऐड कर दो 2। तो उसी तरीके से हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और हमने ऑपरेशन सीखा है विच इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, P बाई डायरेक्शनल Q, तो इसको भी हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं Q बाई डायरेक्शनल P। क्लियर हो रही है बात। जो इंप्लाई वाला हमने सीखा था P इंप्लाई Q, उसको हम है ना इस तरीके से नहीं लिख सकते Q इंप्लाई P, वो तो इनवर्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर बाई डायरेक्शनल को कर सकते हैं, और वाला है तब भी उसको आगे पीछे कर सकते हैं, और अगर एंड वाला ऑपरेशन है उसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखो एसोसिएटिव लॉ में क्या है, सिंपली यहां पर आप ऐसे समझो कि भाई 2 + 3 + 5 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 + 5। ठीक है, इसको पहले देख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब प्लस है तो उसमें ब्रैकेट आगे पीछे कर सकते हैं, सेम ऑपरेशन होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है कि भाई और ऑपरेशन था, तो हमने पहले यहां पर ब्रैकेट लगाया P और Q पर, बाद में QR पर लगा दिया, P को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, सेम ऑपरेशन होने चाहिए दोनों के दोनों, या तो और होना चाहिए ऑपरेशन है ना दोनों के दोनों, या फिर एंड होना चाहिए। तो इसमें भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले P और Q का कर लिया और फिर Q और R का कर लिया। क्लियर हो रही है बात। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ये बहुत अच्छा लॉ है। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चंस में काम आने वाला है ये। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और इसी तरीके से इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। तो आप सोचो कि अगर आपके पास 2 × अंदर है 3 + 5, ठीक है, तो इसको ओपन कैसे करते हो? जनरली तो हम मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं लगाते हैं ना, 2 हम अंडरस्टूड मान लेते हैं कि भाई 2 और ब्रैकेट है तो यहाँ पर है ना मल्टीप्लाई हो गई होगा। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं कि भाई 2 × और किसके साथ करेंगे, पहले 3 के साथ करेंगे फिर 5 के साथ करेंगे। तो क्या लिखते हैं 2 × 3। क्लियर है बात। फिर 2 × 5 और बीच में क्या, जो ये साइन बचा है, ठीक है, इस प्लस साइन को हम यहां पर पुट कर देंगे। यहां पर माइनस होता तो माइनस पुट कर देते। ठीक है, डिवाइड होता तो डिवाइड कर देते। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर ये ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अब इसमें जब P यून है ना और Q एंड R, ठीक है, तो ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन का ही फील देते हैं, तो उस तरीके से भी माइंड काम करता है कई बार, है ना। तो P और Q है ना, Q एंड R कर दिया, और इसके बाद है ना बाहर है ये, तो क्या करना होगा, P और इस पूरे ऑपरेशन का हम इसके साथ करेंगे और फिर इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या किया, P और Q, P और R, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा P और R। ठीक है, तो P और R कर दिया, और इसके अंदर जो ये है ये वाला आ जाएगा बीच में। ठीक है, और यहां पर P एंड Q और R, तो इसके लिए क्या करेंगे, P एंड Q पहले हम Q के साथ करेंगे फिर हम R के साथ करेंगे, ये भी आपका टर्म हो जाएगा P। ठीक है, तो ये P है ना कि Q, और जो ये बीच में टर्म है, सॉरी यहां पर और वाला, ये हमारा आ जाएगा बीच में, जैसे यहां पर आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से हम इसको यूज करने वाले। चलिए नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं, विच इज आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लॉ है। ठीक है, इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली ना जब अलजेब्रा आते हैं, अलजेब्रा करते रहते हैं, तो वहां पर कुछ कुछ कंक्लूजन निकलने को है ना देखने को मिलता है। तो P का अगर हम और ले ले F के साथ, F क्या है यहाँ पर, फॉल्स है। ठीक है, F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम फॉल्स को, T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रू को। तो अगर हम P और फॉल्स को कंसिडर करें तो फॉल्स तो हमेशा फॉल्स ही होगा, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट। और P क्या है, कोई स्टेटमेंट है विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। और अगर हम इसका और ले लें और ऑपरेशन करें इन दोनों के साथ P और F, तो क्या होगा, और है। ठीक है, तो और में जब एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स, तो P के इक्वल ही आ रहा है कि नहीं,
यस, तो इसीलिए हम इसको बोल देंगे कि ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोचो कि भाई ये तो फॉल्स ही है, ठीक है, और हम और ऑपरेशन ले रहे हैं, तो P अगर ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, P की मर्जी। ठीक है, लेकिन अगर हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं P और F का, तो उस केस में क्या होगा, एंड ऑपरेशन में क्या है, दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए तभी वो ट्रू देगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों ट्रू तो नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये तो दोनों ही फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट ये डेफिनेटली फॉल्स है, तो एंड तो हमारा फॉल्स आने ही वाला है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये वाला भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर P और T मीन्स P स्टेटमेंट और ट्रू, तो ये हमारा और है ना, तो ये तो ऑलरेडी ट्रू है, तो P पे फर्क ही नहीं पड़ता P ट्रू हो या फॉल्स हो, और में तो ट्रू आ गया ना, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर ट्रू ट्रू हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम ट्रू, है ना। और यहां पर P एंड T, ठीक है, तो यहां पर एंड ले रहे हैं हम T के साथ, तो ये तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन जब ये ट्रू होगा तो दोनों ट्रू होंगे, तो एंड आ जाएगा ट्रू। ठीक है, और जब ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, तो तब ये ओवरऑल हो जाएगा फॉल्स, तो दैट मीन्स ये भी P के ही इक्वल आ गया। तो हम इस तरीके से इनको लिख लेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, विच इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, और यहां पर हम 2 और टर्म्स सीखेंगे जो शायद काम आ सकते हैं ना, क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो यहां पर देखो P और नॉट P, तो P और नॉट P को हम इक्विवेलेंट मानते हैं T के, मीन्स ये हमेशा ट्रू ही होगा, क्योंकि P का मतलब क्या है कि भाई ये स्टेटमेंट है ना, और नोट P का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट की नोट P, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि P हो जाए और P ना भी हो। ठीक है, P हो जाए या P ना हो तो अच्छी बात है, अगर हो गया तो भी ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, दैट मीन्स कभी ना कभी वो एक तो उनमें से ट्रू हो ही रहा होगा, और जब उनका हम और लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा ऑलवेज। ठीक है, यहां पर ये क्या कह रहा है कि भाई स्टेटमेंट होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, और ये एंड के साथ, तो होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, और वो भी एंड के साथ, तो यहां पर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो जो ये हमेशा ट्रू वाली कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम टोटोलॉजी। ठीक है, TAUTOLOGY, ये ध्यान रखना आप एक टर्म। ठीक है, तो जब भी कोई स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो, ठीक है, जरूरी नहीं यही हमेशा लिखी हुई हो, कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है कितनी भी बड़ी हो, अगर वो हमेशा ट्रू है तो उसको बोलते हैं हम टोटोलॉजी। ठीक है, और अगर हमेशा फॉल्स है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉलेसी। क्या, फॉलेसी। तो ये क्या है, ऑलवेज फॉल्स, और टोटोलॉजी है ऑलवेज ट्रू। तो क्वेश्चंस में जब हम यूज करेंगे ये वाले टर्म, किस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स पे, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इन्वोल्यूशन लॉ सीख लेते हैं, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं, फर्स्ट है ना, ऑलमोस्ट सेकेंड स्लाइड पे हमने सीखा था, जब हमने नेगेशन सीखा था कि भाई अगर आपने नोट P लिख लिया है और उसका भी आप नोट ले रहे हो, नेगेशन ले रहे हो, तो वो P के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मान लो कोई स्टेटमेंट है 5 इज अ रियल नंबर, उसका नोट P लिया मीन्स 5 इज नॉट अ रियल नंबर, फिर उसका भी नेगेशन ले लिया तो हमें क्या लिखना होगा, 5 इज अ रियल नंबर अल्टीमेटली, तो वो P के ही इक्विवेलेंट आ जाएगा। और अगर आप देख सकते हो कि अगर ट्रू का हमने नेगेशन ले लिया तो वो फॉल्स के इक्वल होगा, फॉल्स का अगर नेगेशन ले लिया है ना, नोट फॉल्स है दैट मीन्स वो ट्रू है ना, नोट फॉल्स मीन्स ट्रू, नोट ट्रू मीन्स फॉल्स। आगे सीखते हैं 2 इंपॉर्टेंट है ना लॉज, डी मॉर्गन्स लॉ और एक है एब्जॉर्प्शन लॉ, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ तो आपको बिल्कुल सेट वाली याद दिला देगा, फील दिला देगा। ठीक है, सेट चैप्टर में अगर आपको क्या करना है, अगर आपको A यूनियन B है ना, और इस पे बार लगाना है, ठीक है, या उसका कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे लिखते हैं इसको हम लिख देते हैं कि भाई A और B, इनको हम ब्रेक तो कर सकते हैं, लेकिन जो इनके बीच का ये सिंबल है ना यूनियन, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। तो अगर ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन करना होगा,
और अगर यहाँ पर ऑलरेडी इंटरसेक्शन है उसका आप बाहर ले रहे हो तो यहाँ पर ब्रेक तो कर सकते हो, लेकिन आपको इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगाना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी डी मॉर्गन्स लॉ काम करता है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग में, स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पर बार का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मीन्स ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी को अगर हमने मार्क कर दिया, शेड कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट किसको करेगा? जो अनशेडेड रीजन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो वैसे ही हम नेगेशन को यहाँ पर यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट के, है ना, ये दोनों के दोनों ही एक तरीके से ही काम कर रहे हैं लगभग। तो P और Q है और बाहर नेगेशन है, अगर इसको हमें ओपन करना है, इसके इक्विवेलेंट लिखना है, यहाँ पर तो इक्वल है, यहाँ पर इक्विवेलेंट, कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, तो आपको है ना ध्यान रखना है कि भाई P पे और Q पे नेगेशन तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पर किया, लेकिन जो ये है ना V बना हुआ है, मीन्स और वाला सिंबल है, उसको आपको एंड में चेंज करना होगा। ठीक है, ये बीच वाला ऑपरेशन चेंज करना होगा, और अगर आपके पास एंड है बीच में तो उसको आप ब्रेक तो कर सकते हो, उसको आपको और बनाना होगा। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों भी डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, सेट वाली फीलिंग आ गई होगी, है कि नहीं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला लॉ देखते हैं, विच इज एब्जॉर्प्शन लॉ, है ना, ये भी अच्छा लॉ है। तो यहाँ पर देखो P और P एंड Q और इसका इक्विवेलेंट आ जाता है P। ठीक है, तो इसको इजीली ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम देखने की कोशिश करते हैं। P और Q तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, P एंड Q। ठीक है, P एंड Q हमें पता ही है इजीली कि भाई जब दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज सारे के सारे केसेस में ये फॉल्स ही होगा। ठीक है, अब इसका P एंड Q का हमें और लेना है P के साथ, इसका और लेना है इसके साथ। ठीक है, तो हम P का और ले लेंगे P एंड Q के साथ। तो देखो और लेना है, ध्यान रखना, तो एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ये तो ट्रू ही रहेगा, ये एक ट्रू है ये फॉल्स है तो ये तो ट्रू ही रहेगा, ये दोनों के दोनों ही फॉल्स है, अच्छी बात है चलो, और ये भी फॉल्स है तो ये आ गया। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो सोल्व करके आया TTFF, ये तो इसी के इक्वल आ गया TTFF। दैट मीन्स जो हमारा P और P एंड Q है ये हमारा P के ही इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने की जरूरत है ना, कि भाई P बाहर है और P अंदर भी है, और एक है ना और है और एक ये एंड है, तो उस केस में P आ जा रहा है। यहां पर बाहर एंड है और अंदर और है, उस केस में भी यहां पर P है, यहां पर P है, तो ये भी P आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो, दोनों के दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? P। क्लियर है? इतने ही हमारे लॉज हैं। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि इन सब लॉज को हम कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल देख लेते हैं, डायरेक्टली जेईई मेन में पूछा गया है ना, यही मैंने उठा लिया है। द स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ P बाय डायरेक्शनल नोट P। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? ठीक है, तो इक्विवेलेंट टू दिस, या फिर ये टोटोलॉजी है, या फिर फॉलोसी है, या फिर इक्विवेलेंट टू P डायरेक्शनल Q। ठीक है, तो इनमें से हमें कोई ना कोई एक ऑप्शन मार्क करना होगा, सिंगल करेक्ट है। और ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज ट्रू है, या फिर फॉलोसी है, दैट मीन्स ऑलवेज फॉल्स है। क्लियर है इतनी बात? तो अगर ये ऑलवेज ट्रू आएगी या ऑलवेज फॉल्स आएगी, हम उसको मार्क कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहां पर हम इसको चेक करना चाहे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग कि क्या इसका है ना वैल्यू आएगा TTFF वो सब में, है ना, तो अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ना सबसे जो अंदर है उसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है P बाय डायरेक्शनल Q, है ना, हमें पता होता है, लेकिन यहाँ पर है नोट Q, तो पहले नोट Q लिख लेते हैं। ठीक है, तो Q अगर P और Q हमने इस तरीके से लिख लिया तो नोट Q क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू। क्लियर है इतनी बात? अब इसका बाय डायरेक्शनल करना है इन दोनों का। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बाय डायरेक्शनल में हमने क्या बताया था क्लियरली, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब दोनों ट्रू हो तब ट्रू आएगा, जब दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू आएगा, और अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो तब वो फॉल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों अगर सेम है तो ट्रू आएगा, ठीक है, और अगर डिफरेंट है, एक ट्रू एक फॉल्स, तो फॉल्स आ जाएगा। इसी को बस यहाँ पर ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन में हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो अगर ये हमें ऑपरेशन चेक करना है तो दोनों, ये तो फॉल्स हो गया, डिफरेंस हो गया, है ना, डिफरेंट हो गए तो ये फॉल्स आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो जब भी सेम हो ट्रू,
ये भी सेम है ना, भले ही फॉल्स फॉल्स हो लेकिन सेम है ना, तो ये आ जाएगा ट्रू, और ये डिफरेंट हो गए तो ये आ जाएगा फॉल्स। क्लियर है? तो ये हमने क्या किया, ये हमने अंदर का ब्रैकेट डिकोड कर लिया। अब इसका नेगेशन भी चाहिए हमें, ठीक है, नोट ऑफ दिस, तो नोट ऑफ दिस बहुत ही आसान है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स और ये ट्रू, ठीक है। तो क्या बन रहा है, TFTT है ना, सॉरी TFFT। तो ये तो आपने कहीं देखा हुआ है कि नहीं, हमने अभी जो डिस्कस किया है ये बाई डायरेक्शनल वाला TFFT, ये तो हमने यहीं पर देखा है। मतलब अगर P और Q इस तरीके से लिखे हुए हो तो P का जो बाई डायरेक्शनल है वो क्या आ जाएगा, TFFT, ठीक है। और वही तो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो TFFT। तो अगर इसका मैं बाई डायरेक्शनल लिखना चाहूँ, P बाई डायरेक्शनल Q, तो वो क्या आएगा, TFFT, और ये दोनों के दोनों है ना इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज तो आपको दिख रही है ना, ऑप्शन तो आपका डी हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू P बाई डायरेक्शनल Q। यहाँ पर नोट P है, ठीक है, अगर ये मैच नहीं करता तो हम उसके लिए जाते। एक चीज तो आपको सर्टेनली दिख गई थी कि भाई जो ये T है ना, TFFT, तो यहाँ पर ना तो ये टोटोलॉजी है, मीन्स ना तो ये ऑलवेज ट्रू है और ना ही ऑलवेज फॉल्स है, कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, ये समझ में आ रही है। तो टोटोलॉजी अगर आपको दिख रही है, दैट मीन्स आपको दिखना क्या चाहिए कि भाई ट्रू ट्रू ट्रू, सारे के सारे जो ये टर्म आ रही है वो ट्रू है, उस है ना उस स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है, सारे के सारे ट्रू है, या फिर सारे के सारे फॉल्स है तो फॉल्स ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, यहाँ पर 2015 में पूछा गया, द नेगेशन ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है, तो इनमें से ही हमें कुछ ना कुछ मार्क करना होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई, ठीक है, तो फिर इन सब की भी आपको चेक करनी होगी, हर एक की ट्रुथ टेबल बना के, और देखना होगा कि किसकी मैच कर रही है। तो यहाँ पर अच्छा तरीका ये रहेगा कि भाई इनको ना आप है ना अलजेब्रा की तरीके से सोल्व करने की कोशिश करो। तो क्या करना है हमें, इसका किसका, नोट P है ना, सॉरी नोट S और नोट R एंड S, और इसका क्या करना है, नेगेशन करना है। नेगेशन मीन्स नोट लगाना है, ठीक है। तो ये जो नोट लगाने की बात होती है, नेगेशन ऑफ दिस, तो वो नोट ना आप ऑपरेशन के पहले ही लगा लो, ऐसा मत करो कि पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा फिर नोट लगाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज भूल जाओगे आप, ठीक है। तो यहां पर ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इस नोट को हम अंदर है ना लगाएंगे, यूज करेंगे। तो इसमें क्या यूज होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। अंदर देखो क्या क्या है, एक तो ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, और बीच में क्या है, ये और वाला साइन है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ याद आ रहा है कि नहीं, ये वाला ही तो है कुछ कि एक टर्म है बीच में और वाला साइन है, और ये है ना और वाला ऑपरेशन, और बाहर बाहर नोट। तो इसको हमने कैसे ब्रेक किया था कि हर एक पे नोट लगा दिया, बट ये जो और वाला साइन था, ऑपरेशन था, ये हमने एंड कर दिया, ठीक है। तो वही हम यहां पर भी यूज करने वाले हैं। तो हम नोट S पे भी एक नोट लगा देंगे, ठीक है। और जो ये है ना नोट R एंड S, इस पे भी हमने नोट लगा दिया एक, क्लियर है, लेकिन जो ऑपरेशन है उसको हमने और को एंड कर दिया। क्लियर हो रही है बात? सिंपल, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस वे लॉज आपको यूज कर आ जाने चाहिए एक बारी। तो है ना इक्विवेलेंट इसके क्या हो जाएगा, नोट ऑफ नोट S, ये तो हमने कुछ देर पहले ही सीखा है। इन्वोल्यूशन लॉ मीन्स पहले एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया, अगर हम सेट की बात करें, फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वही आ जाएगा, मीन्स ऐसे ही आ जाएगा, है ना। एंड यहां पर नोट ऑफ दिस, तो अगेन यहां पर अब टू ऑपरेशंस हैं, ठीक है, टू टर्म्स हैं, एक तो नोट ऑफ R और एक S, और अंदर क्या है, एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को अगर हमें सोल्व करना है तो इसके लिए क्या करो, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ अगेन लगा दो, यूज कर लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, इस नोट R पे भी हम है ना नोट R पे भी हम एक नोट लगा देते हैं, क्योंकि ये नोट अंदर जाएगा, और जो ये S है इस पे भी हम एक नोट लगा देते हैं, नेगेशन लगा देते हैं, और जो बीच का ये ऑपरेशन है एंड, इसको हम और बना देते हैं। क्लियर हो रही है कि नहीं बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, S एंड, यहां पर देखो नोट नोट R, तो ये तो R ही बन जाएगा, और यहां पर और है, और यहां पर आ जाएगा है ना नोट S, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि भाई बाहर तो एंड है और अंदर और है, तो इसको भी हम थोड़ा सा
सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉ सीखा था, ठीक है। तो हर एक स्टेप पे ना आपको वही ऑपरेशंस लगाने हैं अलजेब्रा में जो हमने लॉ सीखे हैं अभी। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो टर्म है ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको? एस एंड आर, ठीक है। ये फिर इसके साथ भी जाएगा, है ना, पहले इसके साथ गया, और फिर क्या लिखेंगे? एस एंड नोट एस, ऑलराइट। और जो बीच में है उसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। जैसे हमने बताया था ना कि भाई 3 इंटू 2 + 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 इंटू को हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू को हम, है ना, 5 के साथ कर देंगे, और बीच में जो साइन है वो पुट कर देंगे। वही क्या है यहाँ पर, क्लियर है, याद रहेगा। अब ये देखो ये वाला टर्म क्या है? एस एंड नोट एस, ठीक है। तो एक हमने सीखा था लो, कौन सा? ये वाला, है ना, कॉम्प्लीमेंटरी लो, कॉम्प्लीमेंट लो। तो एंड के साथ है पी एंड नोट पी, तो हमेशा क्या होगा? फॉल्स होगा। हमने ट्रुथ टेबल, है ना, यहाँ पर इमेजिन कर लिया था। इमेजिन क्या, आप ट्रुथ टेबल से भी बना सकते हो कि भाई ये भी होना चाहिए एंड ये नहीं भी होना चाहिए, है ना। जब भी एंड हो तो उसमें फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम एंड की बात कर रहे हैं तो ये वाला टर्म क्या हो गया? फॉल्स हो गया हमारा। तो इसको अगर हम आगे लिखना चाहे तो ये आ जाएगा एस एंड आर, और यून, है ना, और किसके साथ है? फॉल्स के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा एस एंड आर। अब ये देखो ये वाला जो टर्म है ये और साइन के साथ, फॉल्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फॉल्स के साथ जुड़ा हुआ है और के साथ, दैट मीन्स ये अफेक्ट ही नहीं करेगा इसके रिजल्ट को, और, है ना। तो भाई जब ये ट्रू होगा तो ये, है ना, ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, जब ये फॉल्स होगा तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स और एफ के साथ इसका, है ना, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स वैल्यू क्या जाएगी? एस, है ना, एंड आर। क्लियर है? और क्या ऐसा ऑप्शन में है? यस, ऐसा ऑप्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको ना हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लगाते जाने और उसको सिंप्लीफाई वर्जन में निकालना है। अगर एस एंड आर आ गया और ये ऑपरेशन में नहीं होता तो हम हर एक ऑप्शन को भी डिकोड करके देखते हैं कि भाई वो एस एंड आर के इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जो भी मैच करता वो आ जाता, बट यहाँ पर अच्छी बात है कि ऑलरेडी ऑप्शन में प्रेजेंट है। क्लियर है? तो इसी के साथ, है ना, यही आपको करना है हर एक स्टेप में। यहाँ पर भी किया हमने, यहाँ पर भी ऑपरेशंस ही लगाना है, हर जगह ऑपरेशंस लगाने हैं जो भी हमने अलजेब्रा में यहाँ पर, है ना, जो भी लॉज सीखे हैं। क्लियर है? जो भी ऑपरेशंस सीखे हैं। तो बस इसी के साथ हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इस चीज चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।